हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, आज से हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 है ना, जो आप लोगों को पता है एग्जाम डेट्स आ चुकी है। लेवल 4 और लेवल 6 के पहले हो रहे हैं, इसके बाद में डिफरेंट लेवल के होंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूं, साइंस का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं, जो आप लोगों को सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कम से कम आप लोगों को 12 से 14 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। तो आप लोगों के साइंस की टेंशन बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ेंगे। जो सीबीटी 1 में जो आप लोगों को क्वेश्चन आए थे, उसी आधार पे एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। साथ में पूरे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर भी होते हुए चलेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप लोगों को क्लास डेली अटेंड करनी है और कुछ नहीं करना। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, 25 से 28 तक विशेष ऑफर है अनअकैडमी पर। प्लस सब्सक्रिप्शन पे 10 नहीं सीधे 20% ऑफ। जैसे आप लोग रेलवे एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लेंगे, जहां पर मेरा डिटेल में आप लोगों को साइंस का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, साथ में आप लोगों को क्वेश्चन का बूस्टर कोर्स मिल जाएगा, और जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें बाकी टीचर्स की भी क्लास मिल जाएगी। तो 12 महीने का दोस्तों ये 4000 का था। कोड जब आप लोग लगाते थे तो ये पड़ता था 3600 का, बट जैसा कि मैंने बताया अभी विशेष ऑफर है, 10% नहीं सीधे 20% ऑफ। तो अभी आप लोगों का केवल और केवल 32 रुपए में पड़ रहा है 12 महीने का, 6 महीने का रोजा। तो आज लास्ट है ना, कब तक है आप लोग को? 28 तक है। तो आप लोग जब तक ऑफर हो जल्दी से इसको ले लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बताइए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है 4.6 ग्राम सोडियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या की गणना करिए। दोस्तों, आप लोग चाहे मैं बोलूं छोटा सा आप लोग लोहे का टुकड़ा भी लोगे ना, तो उसमें बहुत सारे आप लोगों को एटम मिलेंगे। तो आप लोगों ने क्या लिया? सोडियम का छोटा सा टुकड़ा लिया जिसका द्रव्यमान था 4.6 ग्राम। तो उसमें कितने परमाणु होंगे ये आप लोगों को बताना है। चलिए, तो दोस्तों सोडियम का सिंबल होता है Na। आपको कोई भी तत्व हो, जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम, वहां पर आप लोगों को नीचे एक नंबर लिखा हुआ नजर आएगा जिसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। ऊपर एक संख्या लिखी होती है जिसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। सोडियम की द्रव्यमान संख्या होती है 23। दोस्तों, जो द्रव्यमान संख्या है, अगर आप लोग इसके आगे ग्राम लगा दोगे ना, तो ये बन जाएगा मोलर द्रव्यमान। यानी अगर आप लोगों से कोई पूछे सोडियम का मोलर द्रव्यमान कितना है, तो आप लोग बोलोगे 23 ग्राम। अब आप लोग बोलेंगे सर ये मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान का मतलब है एक मोल परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 23 ग्राम होता है। समझ गए बात को? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, आप लोग बोलेंगे 46 ग्राम होगा। अब बात आती है मोल होता क्या है? जैसे दर्जन का मतलब होता है 12, वैसे ही मोल का मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। समझ गए? तो एक मोल परमाणु का मतलब क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लोगे ना, तो उनका द्रव्यमान आएगा 23 ग्राम। ठीक है? अगर दोनों साइड आप लोग डबल कर 2 से गुना कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी इतने सारे एटम का द्रव्यमान कितना आता है? 46 ग्राम आता है। लेकिन आप लोगों से किस में पूछा है? 4.6 में। तो दोनों तरफ आप लोग 10 का क्या लगा दो? भाग लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 लगभग 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 की पावर 23/10, ये क्या बन जाएगा आपका? 10 की पावर 22 बन जाएगा। तो कोई है ऑप्शन में? कोई ऑप्शन में नहीं है। तो एक काम करो, 10 से गुना कर दो, 10 से भाग कर दो। जब 10 से गुना करोगे तो 10 की पावर 22, 10 की पावर 23 बन जाएगा, 12 बन जाएगा 1.2। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए। आप लोग बताइए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है फाइंड ऑड वन आउट। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से जो आप लोगों को अलग नजर आ रहा है उसको बिल्कुल सेलेक्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, चारों ऑप्शन में आप लोगों को क्या दिया हुआ है? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन क्या है? एक हार्मोन है। दोस्तों, हार्मोन किसको बोलते हो? हार्मोन एक प्रकार का केमिकल होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, जिसके अलग अलग काम होते हैं। जैसे कोई हार्मोन होता है जो आप लोगों की हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, कोई हार्मोन होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, कोई हार्मोन होता है जो आपकी ग्रोथ करवाता है ना। हर हार्मोन का अलग अलग कार्य है। तो दोस्तों, ये आप लोगों को ऑप्शन में दिए ना, चारों के चारों क्या है? हार्मोन है।
और हार्मोन किससे निकलते हैं? ग्रंथियों से निकलते हैं। तो ये चारों के चारों हार्मोन कहां से निकलते हैं? आपकी जो किडनी होती है ना, इसके ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हो एड्रिनल ग्लैंड, और हिंदी में आप लोग इसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। अब दोस्तों इसको जब जूम करके देखोगे ना तो एक्चुअली में ये आप लोगों को थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप में नजर आएगी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो ये आउटर वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, ठीक है, और एक होता है ये अंदर वाला पार्ट जिसको आप लोग बोलते हैं मेडुला। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कॉर्टेक्स वाले पार्ट से तीन हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन, है ना। यानी ये तीनों हार्मोन कहां से निकल रहे हैं? ये आउटर वाले पार्ट से, कॉर्टेक्स से, जबकि ये निकलता है मेडुला से। तो ये आपका अलग हो गया ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए इसका। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी जीव होता है ना वो सेल से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। कोशिका की सबसे जो आउटर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, समझ गए बात को। और इसके अंदर जो लेयर होती है ना इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। दोस्तों सेल वॉल किसी में मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, जबकि सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को सब में मिलेगी। अब बात आती है सर सेल वॉल किस में नहीं मिलती? दोस्तों जो एनिमल्स होते हैं ना, जो जंतु होते हैं, उनमें सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं मिलती। आपकी जानकारी के लिए बता दो, लीवर फ्लूक एक एनिमल है, एक जंतु है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आंसर बताइए इसका। बताइए, क्वेश्चन में आप लोगों को बोला जा रहा है निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है? जैसे आप लोग कोई भी चीज खाते हो ना, गाजर खाते हो, मूली खाते हो, आलू खाते हो, वो आप लोगों को कहां से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो आप लोगों को बेसिकली ये बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जो कि प्लांट की जड़ से आप लोगों को मिलेगा। देखो चलिए बताते हैं। दोस्तों पालक जो होता है ना वो आप लोगों को कहां से मिलता है? पत्तियों से मिलता है, लीव से मिलता है। तो ये ऑप्शन तो आप लोगों का ऐसे की ऐसे ही हट जाएगा पूरा। ठीक है, आलू की बात करें, आलू आप लोगों को स्टेम से मिलता है यानी तने से मिलता है। तो ये वाला ऑप्शन भी ऐसा की ऐसे हट गया। दोस्तों शुगर केन, गन्ना, ये भी आप लोगों को स्टेम से मिलता है, तने से मिलता है। ये वाला ऑप्शन भी हट गया। गाजर जो आप लोगों को मिलती है ना वो बेसिकली रूट से मिलती है आपको, गाजर, मूली, शलजम। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चले आगे, बताइए इसका आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए। दोस्तों आप लोगों से बोला जा रहा है किसी कण का वेग इस समीकरण के द्वारा आप लोगों को दर्शाया जा रहा है। आप लोगों से बस ये पूछा जा रहा है त्वरण ज्ञात करिए, एक्सेलरेशन बताइए। तो देखिए एक्सेलरेशन यानी त्वरण किसको बोलते हो? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन कितना हुआ, चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, बटे कितने समय में हुआ। समझ में आ गई बात को? तो एक काम करते हैं, एक बार t बराबर 0 ले लो। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी देखो कितनी थी, t का मान जैसे 0 रखा ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या बचेगा? b बचेगा। एक बार t बराबर 1 लो, तो जब t बराबर आप लोग 1 रखोगे तो a इंटू 1 a, और इधर b था। तो अब वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? a प्लस बी। यानी आप लोगों के 1 सेकंड के इंटरवल में, है ना, 0 सेकंड पे कितनी थी वेलोसिटी? इतनी थी। 1 सेकंड पे इतनी थी। तो 0 से 1 सेकंड के बीच में वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया सर? b से a प्लस बी आ गया। यानी चेंज कितने का हो गया? a का चेंज हो गया ना, कितने समय में? 1 सेकंड में। तो a बट्टे 1 a आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? चलिए आंसर बताइए इसका। बताइए। आप लोगों को बोला जा रहा है आसन्न कोशिकाओं,
आसन्न कोशिका किसको बोलते हैं? देखो सिंपल सी बात समझो, आप लोगों को पता है हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी हुई है। तो जैसे मान लो ये एक सेल, इसी के जस्ट पास में दूसरी सेल, इसी के जस्ट पास में तीसरी सेल, तो इन सेल को क्या बोलेंगे? एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब क्या है? पास वाली सेल। दो पास वाली कोशिकाओं को आप लोग बोलेंगे एडजेसेंट सेल। अब देखो होता क्या है, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये हमारी कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के सबसे आउटर वाली लेयर को आप लोग बोलते हैं सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और इसके अंदर वाले को आप लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। कहानी क्लियर है? ठीक है दोस्तों, इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसको आप लोग बोलते हो साइटोप्लाज्म, और हिंदी में आप लोग इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, सेल वॉल किसी में मिलेगी, किसी में नहीं मिलेगी, बट ये सेल मेम्ब्रेन आप लोगों को सभी में मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब इधर देखो, डायग्राम में देखो, जैसे मान लीजिए ये आप लोग देख लो, ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, समझ में आ गया। इस सेल की आउटर वाली लेयर को आपने बोल दिया सेल वॉल, समझ में आ गया। और देखो इस वाली कोशिका की सेल वॉल ये हो गई। तो एक्चुअली में क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लीजिए यहां पर जो साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, अगर यहां पर ज्यादा है तो इससे पास वाली सेल में चला जाता है। तो दोस्तों ये जो कनेक्शन बन रहा है ना, इस सेल से इस सेल में जब साइटोप्लाज्म जा रहा है, जो ये कनेक्शन बन रहा है ना, इसको आप लोग बोलते हो प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडेस्मा। डेस्मा करो उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती है? देखो आपको पता है हमारी बॉडी में टोटल जो हड्डियां होती है 206 होती है। हर हड्डी का अलग अलग नाम है। तो ये कार्पल्स हड्डियां कहां पर पाई जाती है और इनकी संख्या कितनी है, आप लोग ये बताइए। देखिए दोस्तों, आपकी जो रिस्ट होती है ना, कलाई, यहां पर बात कर रहा हूं मैं, यहां पर कलाई में, तो यहां पर आप लोगों की छोटी छोटी 8 हड्डियां होती है, इन्हीं को आप लोग बोलते हैं कार्पल। तो 8 कार्पल इधर हो गई, 8 कार्पल इधर हो गई, टोटल कार्पल कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। बट इसमें 16 नहीं दे रखा, तो मतलब ये एक ही तरफ की पूछ रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो इनको बोलते हो कार्पल। ये जो आपका हाथ है ना, इसके रिस्ट में होती है छोटी छोटी 8 हड्डियां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, आंसर बताइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है, आप टर्गर से क्या समझते हैं? दोस्तों टर्गर किसको बोलते हो, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए ये कोई कोशिका है, आपको पता है कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड पाया जाता है, इसको आप लोग बोलते हो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य का मैक्सिमम पार्ट क्या होता है? पानी होता है। अब इधर देखो, देखो इधर देखो, अगर मान लीजिए, है ना, छोटी सी बात, आप लोग टर्गर पूछा जा रहा है ना, टर्गर किसको बोलते हो? तो टर्गर बेसिकली अ प्रेशर, ये एक प्रेशर है, एक दाब है, एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इन अ सेल दैट प्रेसेस द सेल मेम्ब्रेन अगेंस्ट द सेल वॉल। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोशिका है, इसके सबसे आउटर वाली लेयर हो गई सेल वॉल, कोशिका भित्ति, इसके अंदर वाली हो गई सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों जब इसमें लिक्विड ज्यादा होता है ना, तो ये क्या करते हैं? प्रेशर डालता है। ये क्या करता है? प्रेशर डालता है। किस पे? सेल मेम्ब्रेन पे। और जब ये प्रेशर डालेगा सेल मेम्ब्रेन पे, तो सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल की जाके चिपकेगी। तो ये जो अंदर पानी का प्रेशर है ना, इसी को ही आप लोग क्या बोलते हैं? टर्गर बोलते हैं। तो टर्गर क्या है? पौधों की कोशिकाओं के भीतर पानी का दबाव या पानी का दाब, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया था। एनटीपीसी सीबीटी 1 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? देखिए दोस्तों, उत्सर्जन अंग आप लोग किसको बोलते हो? जिनका इस्तेमाल, मतलब ऐसे अंग जो हमारी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारी बॉडी में किडनी ये फंक्शन करती है। आपकी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है ना, तो ब्लड में से कौन निकाल लेता है उसको? किडनी बाहर निकाल लेती है, और उसको यूरिन बना के आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। लेकिन हर एक ऑर्गेनिज्म में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है अलग अलग होता है। कॉकरोच में बात करें तो इधर देखो दोस्तों, ये आप लोगों के कॉकरोच के अंदर का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो इसमें अंदर बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, जिसको आप लोग बोलते हो मेल्फियन ट्यूब्स।
इन ट्यूब्स के माध्यम से ही कॉकरोच अपनी बॉडी का वेस्ट बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेल्फियन ट्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताइए, बताए। क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है। इकोसिस्टम में आप लोगों को क्या मिलेगा? अभी इकोसिस्टम बोलेंगे किसको? देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं, कोई प्लांट है, समझ में आ गया? तो प्लांट क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बना रहा है। इस प्लांट को मान लीजिए दोस्तों किसने खाया? बकरी ने खाया। बकरी को मान लीजिए दोस्तों कौन खा गया? शेर खा गया। तो आप लोग देख रहे हो एक पूरा का पूरा सिस्टम बन रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि प्लांट अपना भोजन बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा है? क्या सूर्य के प्रकाश का कर रहा है? क्या जड़ का, ये सॉरी आप लोगों का जड़ों से पानी ले रहा है क्या? तो जो पानी हो जाएगा, जो हवा हो जाएगा, जो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा, ये तो होते हैं आप लोगों के एबायोटिक फैक्टर, क्योंकि इनमें लाइफ नहीं है। और ये आपके प्लांट, बकरी, शेर, ये हो जाएंगे आप लोगों के बायोटिक फैक्टर यानी जैविक घटक। जैविक घटक इसको बोलते हो जिनमें लाइफ होती है। तो बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर दोनों आते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो ऐसा नहीं है केवल लिविंग आता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर का मतलब है दोस्तों, ये उसकी बात कर रहा है हवा की और तापमान की। तो ये सारे आपके आएंगे इकोसिस्टम में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए, बताइए। शरीर की भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? अब बात करते हैं, विच बोन इज फाउंड इन आर्म। आर्म किसको बोलते हो? पहले तो आप लोग ये समझिए। देखो इधर आओ, ये वाला जो पार्ट है ना आप लोगों का, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है आर्म और ये है फोर आर्म। तो यहां वाली में एक हड्डी पाई जाती है जिसका नाम है ह्यूमरस। इस हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। तो एक ह्यूमरस इधर मिलेगी और एक ह्यूमरस आप लोगों को इधर मिलेगी। ठीक है, तो टोटल ह्यूमरस की संख्या पूछे तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए, बताओ। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है लेपिडोप्टेरोलॉजी जो है ये कौन एक जीव विज्ञान की शाखा है, बायोलॉजी की ब्रांच है। आपको पता बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच होती है। जैसे मैं बोलूँ कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी में क्या होता है? हार्ट की स्टडी होती है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी में क्या होता है? ब्रेन की स्टडी होती है। मैं आपसे पूछूं नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी में क्या होता है? किडनी की स्टडी होती है। तो बेसिकली आप लोगों से पूछा जा रहा है इस ब्रांच में आप लोग किसकी स्टडी करोगे? तो इस ब्रांच में स्टडी होती है मॉथ्स की और बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या होता है? तितली। मॉथ क्या होता है? मॉथ आप लोगों का एक इंसेक्ट है, एक कीट है, ध्यान रखेंगे ना, एक इंसेक्ट है, एक इंसेक्ट है, एक कीट है। बटरफ्लाई भी आपको मैं बता दूं एक इंसेक्ट ही है, कीट ही है। कीट किसको बोलते हो? ऐसे आप लोगों के एनिमल जिनमें 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं चींटी, चींटी को उल्टा करके देखोगे ना, एक पैर इधर, 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 एक पैर इधर। तो चींटी भी एक इंसेक्ट है, कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली स्पेशली मॉथ और बटरफ्लाई की स्टडी को ही आप लोग क्या बोलते हो? लेपिडोप्टेरोलॉजी बोलते हो। ठीक है, चलिए देखो ये आप लोगों का मॉथ क्या है? एक इंसेक्ट है। समझ में आ गई बात को? तो ये लेपिडोप्टेरोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ बटरफ्लाइज, है ना। और मैं आप लोगों को बता दूं स्टडी ऑफ मॉथ। आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ इधर? चलिए पीडीएफ कहां मिलेगा? साइंस बाय नीरज सर पे मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। हेलिटोसिस शब्द निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसने अभी कुछ प्याज वगैरह खाया या प्रॉपर उसने ब्रश नहीं कर रखा, तो उसके मुंह से क्या आती है? बदबू आती है। तो इसको आप लोग बैड ब्रीथ बोलते हो। और इसी के लिए जो टेक्निकल वर्ड होता है वो क्या होता है? हेलिटोसिस होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा हेलिटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा? बैड ब्रीथ, बुरी सांस, है ना, बदबू आ रही है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएं। कमेंट्स देख पा रहा हूं मैं सभी के। चलिए
आतिशबाजी में श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखिए, आप लोगों को पता है जब भी आतिशबाजी होती है तो अलग अलग कलर निकलते हैं, लाल रंग, नीला रंग, पीला रंग, सफेद रंग। तो एक्चुअली में इनमें क्या होता है, जो फायरवर्क्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है, कुछ सॉल्ट होता है, कुछ लवण होता है। तो अगर आपके स्ट्रोंशियम के सॉल्ट हुए तो उसकी वजह से रेड रंग मिलेगा, अगर कैल्शियम के सॉल्ट हुए तो इससे ऑरेंज रंग मिलता है, सोडियम के सॉल्ट से येलो रंग मिलता है। दोस्तों मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से व्हाइट और थोड़ा सिल्वर आप लोग बोल सकते हो, ये मिलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग बताए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों। ये एक्चुअली में ये 80 स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये 80 स्क्वायर लिखा हुआ है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इधर ये स्क्वायर लिखा हुआ है और इधर ये यू स्क्वायर है ना, यू स्क्वायर है और ये वी स्क्वायर है। समझ गए? अब बताइए। तो देखिए, गति के 3 समीकरण होता है। पहला समीकरण तो होता है v बराबर u प्लस 80। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये 3 समीकरण होते हैं। आप लोगों से बोला जा रहा है कौन सा गति का सही समीकरण है। चलिए चेक करते हैं। तो v बराबर, ये u बराबर v लिखा हुआ है तो ऐसे गलत हो गया। ठीक है, आप लोग दोस्तों दूसरे समीकरण को देखिए। अगर आप लोग दोनों तरफ 2 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, ये s हो जाएगा 2s, ये आपका हो जाएगा 2ut, प्लस यहां पर गुना करोगे 1/2 को 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 80 स्क्वायर बचेगा। तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। आंसर बताइए। निम्नलिखित में से किस युग्म का मात्रक समान नहीं है? देखिए, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में आप लोगों को एक एक पेयर, एक एक जोड़ा दिया हुआ है। तो आपको बताना है किसका मात्रक समान नहीं है। दोस्तों, फोकल लंबाई हो या कोई सी भी लंबाई हो, उसको आप लोग किस में मापते हो, मीटर में नापते हो, यानी फोकल लंबाई का मात्रक मीटर है। हाइट को भी आप लोग किस में मापोगे, मीटर में नापोगे। तो यहां तो आपके मात्रक समान है। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल हो, घर्षण बल हो, कोई सा भी बल हो, बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो यहां पर भी समान है। बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आपका ऊष्मीय ऊर्जा, कोई सी भी ऊर्जा हो, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। दोस्तों, डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, डेंसिटी का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी, जिसको आप लोग हिंदी में आपेक्षिक घनत्व भी बोलते हो। किसी भी पदार्थ की रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हो, उस पदार्थ का घनत्व, उस पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, बट्टे पानी का घनत्व। तो जो पदार्थ का घनत्व होगा, घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नीचे पानी का घनत्व लोगे, वो भी किस में लोगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये कट जाएगा, कोई मात्रक नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो कोई मात्रक नहीं होता, डेंसिटी का होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इस जोड़े की मात्रक समान नहीं है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर आप लोग बताएं। आप लोगों से बोला जा रहा है किसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों उपस्थित होते हैं, बताओ। देखो, आप लोगों को अगर पहचानना है आयनिक बंध तो ध्यान रखेंगे, आयनिक बंध जो होता है वो किसके बीच में बनता है, मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में, यानी धातु और अधातु के बीच में। जबकि जो सहसंयोजक बंध होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, वो आपका नॉन मेटल यानी अधातु अधातु के बीच में बनेगा। कार्बन क्या है, एक अधातु है, हाइड्रोजन अधातु है, अधातु अधातु के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, कोवैलेंट होता है, यानी सहसंयोजक बंध होता है। दोस्तों, ये पोटेशियम एक मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो होगा आपका आयनिक बॉन्ड। समझ गए बात को। सल्फर क्या है, एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है, कोवैलेंट होता है। सोडियम आपको पता है एक मेटल है,
ऑक्सीजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, तो यहां पर इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो तो कोवेलेंट होगा, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक होगा। तो यहां पर आपको आयनिक बॉन्ड भी मिल रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड भी मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंसर बताइए इसका, आंसर आप लोग बताइए। हाँ सोनू यादव जी आज होगी है ना, बस एक दो दिन होगी। सर ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का पीवाईक्यू है क्या विकास जी? कुछ एनटीपीसी सीबीटी 1 के भी है और कुछ एक्सपेक्टेड भी है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? देखिए आप लोगों को पता है हर जीव प्रजनन करता है, रिप्रोडक्शन करता है, और रिप्रोडक्शन के अलग अलग तरीके होते हैं। ह्यूमंस अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं, प्लांट अलग प्रकार से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन से, यानी बीजाणु निर्माण के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो ऐसे कौन से जीव है जो इस मेथड के द्वारा प्रजनन करते हैं? दोस्तों जो फंगस होते हैं ना, कवक, वो इस मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते हैं। तो जो राइजोपस है ना वो एक फंगस है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, समझाइए। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखो इधर देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे ये जो ब्रेड है ना, आप जब ब्रेड को आप लोग खुले में रखोगे बहुत समय के लिए तो आप लोगों को देखते होंगे इस ग्रीन सा कलर का कुछ आ जाता है। तो ये जो इस पे ग्रो कर जाते हैं ना, ये क्या है आप लोगों के, राइजोपस है। राइजोपस क्या है, एक प्रकार के फंगस है। अब दोस्तों इस राइजोपस को जब आप लोग जूम करके देखोगे ना तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आप लोगों को नजर आएगा। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो तो यहां पर ऊपर एक फुटबॉल जैसा कुछ नजर आ रहा होगा आपको, इसको हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जियम। दोस्तों जब ये फुटबॉल फूटती है ना तो इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं स्पोर्स, और हिंदी में आप लोग बोलते हैं बीजाणु। तो ये स्पोर्स जिस जगह गिरते हैं ना वहां पर आप लोगों के फंगस ग्रो कर जाएंगे, है ना, यानी नए फंगस बन गए, नए राइजोपस बन गए। तो आप लोगों से पूछा जाए राइजोपस कैसे रिप्रोडक्शन करता है, आप लोग बोलेंगे स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा यानी बीजाणु निर्माण के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बताइए। चलिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ये आप लोगों का एएलपी सीबीटी 1 2018 का क्वेश्चन है। विद्युत धारा की दिशा डैश के प्रवाह के विपरीत होती है। देखो बात को समझिए आप लोग, जैसे आप लोगों को पता है कोई भी वायर है, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि इसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट किसको बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश के प्रवाह की दर को ही हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। यानी अगर करंट फ्लो हो रही है इसका मतलब आवेश फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम लोग बोल रहे हैं ना ये करंट की डायरेक्शन है, तो चार्ज कैसे फ्लो कर रहा है, इधर फ्लो कर रहा है या इधर फ्लो कर रहा है? दोस्तों जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ना उसी डायरेक्शन को हम लोग क्या मानते हैं, करंट की डायरेक्शन मानते हैं। ठीक है, और आपको पता है अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। सर कैसे, इधर देखो, जैसे मान लो मैंने इधर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब मान लो यहां पर मैंने रखा एक नेगेटिव चार्ज। दोस्तों नेगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे सर। अब मान लो इस नेगेटिव चार्ज की जगह मैंने क्या रख दिया, इस नेगेटिव चार्ज की जगह क्या रख दिया मैंने, मान लीजिए आप लोग पॉजिटिव चार्ज रख लिया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे क्या, प्रतिकर्षित करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। तो अभी आपने देखा अगर नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में गति कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में करेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में आप लोगों का फ्लो करता है उसी को ही हम लोग करंट की डायरेक्शन बोलते हैं। या फिर आप लोग बोल सकते हो नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में गति करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन को आप लोग करंट की डायरेक्शन बोलते हो। तो बेसिकली करंट की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव चार्ज के माध्यम से दी जाती है कि पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, प्रोटॉन पे होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा विपरीत पूछा जा रहा है, विपरीत क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसके विपरीत है, अगर पूछा किसकी दिशा में होता है तो प्रोटॉन, अगर किसके विपरीत होता है तो इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,
आंसर बताइए दोस्तों। कार्पस ल्यूटियम क्या स्रावित करता है? स्रावित का मतलब है क्या निकालता है। दोस्तों एक्चुअली में ये कार्पस ल्यूटियम है क्या, समझिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है जिसको आप लोग बोलते हैं ओवेरी, हिंदी में अंडाशय बोलते हैं। एक्चुअली में क्या निकलते हैं इससे, कुछ हॉर्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से निकलते हैं बताइए जल्दी। एक निकलता है आप लोगों का एस्ट्रोजन और निकलता है प्रोजेस्टेरोन। तो एक्चुअली में इसमें भाई कोई भी जो अंग होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इसमें कुछ विशेष कोशिकाओं का एक गुच्छा है, क्लस्टर है, जिसको आप लोग बोलते हो कॉर्पस ल्यूटियम। और इन वाली कोशिकाओं से कौन सा आप लोगों का हार्मोन निकलता है, कौन सा निकलता है? प्रोजेस्टेरोन निकलता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे। निम्नलिखित में से किस जानवर में त्वचा श्वसन अंग है? देखिए मैंने जैसे कि बताया कि जैसे आप लोग जो रेस्पिरेशन करते हो, हम लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो कहां से करते हैं? लंग्स से करते हैं। अब भैया लंग्स हर ऑर्गेनिज्म के पास तो होता नहीं है, तो कोई अपने स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे मछलियों की बात करूं वो अपने गिल्स, गलफड़ों से करती है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि जो कौन सा जानवर ऐसा है जिसमें श्वसन अंग त्वचा है, यानी वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। बताओ कौन सा आप लोग का करेक्ट आंसर होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉग यानी मेंढक। मैं आप लोगों को इधर दिखा भी देता हूं, देखो। देखिए दोस्तों जितने भी एम्फीबियन होते हैं ना, एम्फीबियन आप लोग किसको बोलते हो? जो लैंड पे भी रह ले, पानी पे भी रह ले, जैसे फ्रॉग, मेंढक इसका एग्जांपल हो जाएगा। तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन होता है, त्वचा होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। आंसर बताओ। और भैया सेशन को लाइक करते हुए चलिए। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एक लेंस के डैश से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी। देखो दोस्तों कोई भी लेंस की बात करते हैं, चलो मान लेते हैं मैं एक लेंस बना लेता हूं। ये कौन सा लेंस है? ये है कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस। पता कैसे पड़ा? कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। ठीक है, तो इस लेंस का जो बिल्कुल सेंटर होता है ना, इसको आप लोग बोलते हो ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। दोस्तों अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है ना, तो उसमें कोई भी विचलन नहीं होता, सीधी के सीधी निकल जाएगी। जैसे मान लो कोई प्रकाश किरण आ रही है ऑप्टिकल सेंटर से गुजरते हुए, तो उसमें कोई भी विचलन नहीं होगा, सीधी के सीधी निकल जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, चलिए बताएं आप लोग इसका आंसर। अरे पोल कहां से हो जाएगा आंसर? पोल आप लोगों को मैं बता दूं मिरर में होता है, दर्पण में होता है, लेंस में थोड़ी होता है। जो पोल होता है वो लेंस में आपको मिलेगा ही नहीं, दर्पण में होता है। चलिए इसका आंसर बताइए। एसिटिक एसिड के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु आपको मिलेंगे? देखिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COOH। ये मॉलिक्यूल है क्या? बिल्कुल। मॉलिक्यूल किसको बोलते हो? जो बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या बहुत सारे एटम है क्या? बिल्कुल। देखो 3 और 1 4, हाइड्रोजन के 4 है, ऑक्सीजन के 2 है, कार्बन के 2 है। तो आप लोगों से ऑक्सीजन के पूछे जा रहे हैं। ऑक्सीजन के भैया मेरे को तो 2 नजर आ रहे हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए बात को? ठीक है, चलिए आंसर बताए। क्या बात है, सभी के धमाधम आंसर आ रहे हैं। देखो आप लोगों से बोला जा रहा है डैश में कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता। इनमें से किसमें आपको कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिलेगा? देखिए दोस्तों कार्बोनिल ग्रुप किसको बोलते हो? जहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। समझ में आ गई? जहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होंगे इसे ही आप लोग बोलते हो कार्बोनिल ग्रुप। चलिए देखते हैं किस किस में आप लोगों को कार्बोनिल ग्रुप देखने को मिलेंगे। दोस्तों एल्डिहाइड क्या होता है? एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है RCHO। सर इसका मतलब क्या है? इस R का मतलब है कुछ कार्बन
और इससे CHO जुड़ा हुआ है। दोस्तों CHO का आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसा होता है, यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड से एक हाइड्रोजन। तो क्या यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है क्या आपको? एल्डिहाइड में मिल रहा है क्या? बिल्कुल सर मिल रहा है। बात करते हैं दोस्तों कीटोन में क्या होता है। कीटोन में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यहां पर कुछ कार्बन जुड़े होते हैं, यहां पर कुछ कार्बन। तो क्या कीटोन में भी आप लोगों को कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है क्या? मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। देखो ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, देखा है क्या? ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है RCOOH। तो जब इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन से, इधर एक ऑक्सीजन इधर एक हाइड्रोजन। दोस्तों यहां पर भी क्या कार्बोनिल ग्रुप मिल रहा है क्या आपको? बिल्कुल मिल रहा है। तो यहां पर भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया, यहां पर भी मिल गया, एक ही ऑप्शन बचा। बाकी मैं आपको बता दूं इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। मैं इसका स्ट्रक्चर बना के बताता हूं कैसा होता है। देखो दो कार्बन इधर होता है, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, इधर एक ऑक्सीजन इधर ये हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6, 5 और 1 6 बन गया। अब आप लोग बोलेंगे सर देखो यहां पर भी कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। अरे कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, यहां पर क्या है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर आप लोगों को कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिलेगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आंसर बताइए इसका। चलिए एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? देखिए दोस्तों एपिग्लोटिस क्या होता है, समझिए बात को। एक्चुअली में क्या होता है आपको पता है, नीचे आपकी एयर भी जाएगी लंग्स में, भोजन भी जाएगा पेट में। तो एयर जो जाती है ना वो आगे वाले पाइप से जाती है जिसको आप लोग बोलते हो विंड पाइप यानी श्वास नली। और इसके जस्ट पीछे आप लोगों का एक पाइप होता है जिसको आप लोग बोलते हैं फूड पाइप यानी ग्रास नली। तो भोजन तो जाएगा यहां से और ये आपका जो एयर जाएगी वो जाएगी यहां से। अब दोस्तों ये आप लोगों का देखो एयर कुछ माउथ से भी आएगी कुछ नाक से भी आएगी, भोजन कहां से आएगा आप लोग के माउथ से आएगा। तो भोजन इसमें नहीं चली जाए आप लोगों के विंड पाइप में, आपकी जिसको आप लोग ट्रैकिया भी बोलते हो। तो यहाँ पर एक वॉल्व होता है ना, जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। तो जैसे ही भोजन आता है ना एपिग्लोटिस बंद हो जाता है जिससे ये खाना आप लोगों का सारा यहाँ पर जाए, इधर नहीं जाए। क्लियर है? तो एपिग्लोटिस का क्या कार्य है, भोजन ग्रहण करने के दौरान ये वायु नली को बंद करता है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताइए, आंसर आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में संधि का कार्य करता है? देखो आप लोग जब भोजन करते हो सबसे पहले माउथ में जाता है, उसके बाद में इस ग्रास नली के बाद के माध्यम से पेट में आ जाता है, पेट के बाद में दोस्तों ये अंदर वाली छोटी आंत है, फिर छोटी आंत से ये जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां से ये है आपकी छोटी आंत। तो ये बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच में दोस्तों क्या है, एक वॉल्व है, एक रास्ता है, एक गेट है। तो इसको आप लोग बोलते हो इलियोसिकल वॉल्व। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आंसर बताए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइए इनमें से कौन सा क्लोरोफाइसी का सदस्य नहीं है? ये क्लोरोफाइसी क्या होता है? ये सर ग्रीन एल्गी, हरे शैवाल का ही दूसरा नाम क्या होता है? क्लोरोफाइसी होता है। अब सर ये एल्गी क्या होते हैं, शैवाल क्या होते हैं? शैवाल एक प्रकार के प्लांट होते हैं जिनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल है, ना इनमें फ्लावर मिलेंगे, ना इनमें आपको तना मिलेगा, ना इनमें पत्तियां मिलेगी। ये आपको एल्गी कहाँ पर मिलते हैं? पानी में मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने कहीं पर देखा होगा पानी पे हरे हरे से कुछ जम जाते हैं ना, वो ही आपके एल्गी है। तो एल्गी अलग अलग कलर के होते हैं, जो ग्रीन एल्गी होते हैं ना इन्हीं का ही दूसरा नाम क्या है? क्लोरोफाइसी। तो मैं आपको बता दूं ये जो कारा, ये जो एल्गी है ना, ये ग्रीन एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है। दोस्तों वॉलवॉक्स ये भी ग्रीन एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है। लेमिनेरिया की बात करें तो ये आपका कैसा एल्गी होता है? ब्राउन एल्गी होता है। देखो 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 लेमिनेरिया देख पा रहे हो,
ब्राउन एल्गी का एग्जांपल है लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया क्या है? एक ब्राउन एल्गी, एक भूरा शैवाल है। कॉलरेपा क्या है? ये भी आपका एक ग्रीन एल्गी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये आप लोगों के आज के हो गए क्वेश्चन। ऐसे ही मैं आप लोगों को CBT 2 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा डेली सुबह 9:30 बजे। जुड़िए, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट वगैरह सब बन जाएंगे। और दोस्तों आपको मैं बता दूं CBT 2 और ग्रुप डी के लिए एक स्पेशल मेरा साइंस का थ्योरी बैच है। आप लोग जुड़िए, मजा आ जाएगा। CBT 2 ग्रुप डी दोनों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूं, मजा आप लोगों को आ जाएगा। अब जिन बच्चों का पेपर पास में है वो क्या करे, तो मैंने बेहतरीन एक बूस्टर कोर्स बना रखा है जहां पर मैंने आप लोगों को टॉप 2000 क्वेश्चन करवाए हैं। मतलब आपके 40-45 क्लास है, आप लोग जल्दी करके देख लेना अगर आपको जल्दी है, वरना आप आराम से देखोगे। हर एक क्वेश्चन को मैंने इस प्रकार से एक्सप्लेन करा है कि आप लोगों का सब कुछ कवर हो जाएगा, उसका हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो सर इनके लिए अलग से फीस है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बूस्टर कोर्स के लिए नहीं दोस्तों, केवल आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है और इसमें केवल आप लोगों को साइंस ही नहीं, उस रेलवे एग्जाम कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन लोगे तो उस कैटेगरी में जितने भी कोर्सेज है सारे आपको मिल जाएंगे। तो 12 महीने का दोस्तों सब्सक्रिप्शन है 4000 रुपए का। जब आप लोग कोड यूज करेंगे तो ये आपका पड़ेगा 3600 का, 10% डिस्काउंट मिलेगा। बट जैसा कि आप लोगों को पता है 25 से 28 विशेष ऑफर है, 10 नहीं 20% ऑफ मिलेगा। तो बेसिकली आपको 3600 भी नहीं, केवल 3200 पे करने पड़ रहे हैं आप लोगों को 12 महीने के लिए। ठीक है, 6 महीने के लिए केवल 2000। तो बेस्ट है आप लोग 12 महीने का लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स है सारे आप लोगों के यहां पर कवर हो जाए। तो कोड याद रखिए NJ20। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं दोस्तों 2 बजे प्लस क्लास पे और 4 बजे वाली अपनी क्लास पे ना, टेलीग्राम पे लिंक डाल दूंगा मैं आप लोगों को। चलिए बाय बाय, टेक केयर।